नेक्स्ट टॉपिक है आव्यूह के प्रकार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है, जो सबसे पहला प्रकार है वो है आपका पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह आखिर क्या होता है? देखिए, पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? केवल एक होती है। जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपका 2 5 3 -4। ये आपका क्या है? पंक्ति आव्यूह है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल देख सकते हो एक ही पंक्ति है। क्षैतिज रेखाओं को ही क्या बोलते हैं हम? पंक्ति बोलते हैं। तो इसमें कितनी पंक्तियां है? केवल एक पंक्तियां है। हाँ, स्तंभ यहां पर आपके 4 है। ये हो गया पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। तो इस प्रकार की जो आपके आव्यूह होता है उस आव्यूह को क्या कहा जाता है? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक होती है। जैसे हम बात करें आपका 1 3, ये भी क्या है आपका? एक पंक्ति आव्यूह। क्यों? क्योंकि इसमें स्तंभ तो आपके 2 है, लेकिन जो आपकी पंक्ति है वो केवल कितनी है आपकी? 1 है। तो ये है आपका पंक्ति आव्यूह। यदि हम बात करें 1 2 3 4, क्या ये एक पंक्ति आव्यूह है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम पंक्ति आव्यूह नहीं कहेंगे। पंक्ति आव्यूह उन्हीं आव्यूह को कहा जाता है जिनमें पंक्तियों की संख्या केवल कितनी होती है आपकी? 1 होती है। तो ये हम समझ चुके हैं आपका पंक्ति आव्यूह। अब हम समझने का प्रयास करते हैं आव्यूह का दूसरा प्रकार, जो कि है आपका स्तंभ आव्यूह। क्या है आपका? स्तंभ आव्यूह। कि आपका स्तंभ आव्यूह क्या होता है? आप बता सकते हैं सोच के कि स्तंभ आव्यूह क्या होगा? एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल 1 होती है। स्तंभ आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी होती है आपकी? 1 ही होती है। जैसे 1 3 5, ये कैसा एक स्तंभ आव्यूह है। क्यों है स्तंभ आव्यूह? क्योंकि इसमें देख सकते हो स्तंभ केवल 1 है। हाँ ना, पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। 1 2 3, पंक्तियों की संख्या 3 है। यदि मैं बात करूं 1 2, ये भी क्या आपका स्तंभ आव्यूह है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक स्तंभ है। यदि मैं बात करूं इसकी 1 2, क्या ये एक स्तंभ आव्यूह है? नहीं, ये एक पंक्ति आव्यूह। क्यों? क्योंकि यदि ये स्तंभ आव्यूह होता तो इसमें केवल एक स्तंभ होते, लेकिन आप देख सकते हो इसमें आपके 2 स्तंभ है। तो समझ में, स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें स्तंभ की संख्या 1 होती है, पंक्तियों की संख्या अनेक हो सकती है। और पंक्ति आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तो 1 होती है किंतु स्तंभ 1 या 1 से अधिक हो सकते हैं। तो ये हमने सीखा आपका स्तंभ आव्यूह और पंक्ति आव्यूह के बारे में। अब जो आपका थर्ड टाइप है, तीसरा प्रकार है, वो है आपका वर्ग आव्यूह। क्या है आपका? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? देखिए, मैं आपके सामने एक आव्यूह लेता हूं 3 -3 4 -5। ये आपका एक वर्ग आव्यूह है। क्यों वर्ग आव्यूह है? क्योंकि देखिए इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या आपकी कितनी है? 2 है। और पंक्तियों की संख्या भी कितनी है आपकी? 2 है। पंक्ति भी कितनी है आपकी? 2 है। और स्तंभ भी कितने आपके? 2 है। तो यदि किसी आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है तो इस प्रकार के आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं 1 3 5 2 7 -9 -6 -3 2। क्या ये एक वर्ग आव्यूह है? उत्तर है हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर पंक्तियां कितनी है? 1 2 3, पंक्तियां 3 है, स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, मतलब पंक्तियों की संख्या भी 3 है, स्तंभों की संख्या भी 3 है। मतलब ये आव्यूह क्या हो गया? एक वर्ग आव्यूह, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। ये 2x2 का मैट्रिक्स है ना आव्यूह, और ये 3x3 का आव्यूह है। अब यदि मैं और एक एग्जांपल लूं 2 3 4 5 -3 7, क्या ये एक वर्ग आव्यूह है? आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर स्तंभों की संख्या कितनी है? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, स्तंभों की संख्या है 2। पंक्तियों की संख्या कितनी है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पंक्तियों की संख्या कितनी है आपकी? 3। मतलब ये आपका 3 का आव्यूह है, 3/2 का आव्यूह है।
क्योंकि पंक्तियां 3 है, स्तंभ 2 है और पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर नहीं है, अर्थात ये आपका एक वर्ग अवयव नहीं है। वर्ग अवयव क्या होता है? वर्ग अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। तो हमने जाना कि वर्ग अवयव क्या होता है। अब हम इसके बाद जानने वाले हैं आपके विकर्ण अवयव के बारे में कि आपका विकर्ण अवयव क्या होता है। विकर्ण अवयव आपके वर्ग अवयव से ही संबंधित है। वो कैसे? अब यहां सीखो। देखिए, जो आपका वर्ग अवयव, जो आपका विकर्ण अवयव है ना, विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव ही है। क्या है? एक वर्ग अवयव ही है। वो कैसे? देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2 3 0 0 ये क्या है? आपका एक वर्ग अवयव है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। अब यदि ऐसे में जो आपके विकर्ण है वो क्या है? 2 और 3 है। यदि मैं बात करूं एक प्रकार का, ये आपका क्या है? वर्ग है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ये क्या हो जाता है? इसका विकर्ण, और ये भी क्या हो जाता है? इसका विकर्ण हो जाता है। तो वैसे ही ये क्या है? आपका एक वर्ग अवयव है। इस वर्ग अवयव का विकर्ण क्या है? आपका 2 और 3 है। तो यहां पर इस विकर्ण को छोड़कर बाकी जितने भी अवयव है उनका मान क्या है? 0 है। तो इस प्रकार के अवयव को क्या कहा जाता है? विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव एक प्रकार का वर्ग अवयव ही है जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। इसका मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आपका ये हो गया 2 3 5 0 0 0 0 0 0। क्या यह एक विकर्ण अवयव है? बिल्कुल। यह सबसे पहली बात तो वर्ग अवयव भी है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। साथ ही साथ इसका जो विकर्ण है वो क्या है? आपका ये है आपका विकर्ण। अब ये जो आपका विकर्ण है, इस विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या है? 0 है। और यदि ऐसा होता है तो इस प्रकार के अवयव को क्या कहा जाता है? विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव एक ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर से सभी अवयव क्या हो जाते हैं? आपके 0 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। तो बात समझ में आई? विकर्ण अवयव क्या होते हैं। अब यहां पर आपके मन में एक डाउट आना चाहिए। वो किस प्रकार का डाउट? कि जो आपका एक वर्ग होता है, हाँ, उसमें तो 2 विकर्ण होते हैं। ये हो गया पहला विकर्ण, ये हो गया दूसरा विकर्ण, होते हैं क्या नहीं? तो उसी प्रकार से यहां पर भी 2 विकर्ण होंगे। ये हो जाएगा पहला विकर्ण, ये हो जाएगा आपका दूसरा विकर्ण। तो एक बात हमें बताइए कि आप यही वाले विकर्ण को क्यों ले रहे हैं? यहां पर भी इस वाले विकर्ण को ही क्यों ले रहे हैं? इस वाले विकर्ण को क्यों नहीं ले रहे हैं? इस वाले विकर्ण को क्यों नहीं ले रहे हैं? तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो नियम याद रखिए। नियम ये कहता है कि आपको उन्हीं विकर्णों को लेना है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो। अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया होगा, तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आपका कोई भी एक अवयव है, कोई भी एक अवयव है, तो उस अवयव को साधारणतः हम कैसे दर्शाते हैं? A11, A12, A13, सॉरी A21, A22, इस प्रकार से दर्शाते हैं। यदि इसके बाद और एक आ जाए तो A13, यहां पर A23। अब देखिए, ये वाला जो विकर्ण है ये भी एक विकर्ण है, और यदि हम बात करें तो ये भी आपका क्या है? एक विकर्ण है। हम केवल यही वाला विकर्ण ले रहे हैं, ये वाला विकर्ण नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि हमें वही विकर्ण लेना है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। अब जरा यहां पर गौर कीजिए, ये वाले विकर्ण में ध्यान दीजिए। यहां पर पंक्तियों की संख्या 1 है, यहां पर स्तंभों की संख्या कितनी है? 2 है। यहां पर पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। यहां पर स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 है। मतलब देख सकते हो यहां पर अलग अलग है। यहां पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, यहां पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, लेकिन इस वाले विकर्ण में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है। तो हमें उन्हीं विकर्णों को लेना है जिनमें अवयवों को जब हम रिप्रेजेंट करें
तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। या आपको यदि रीजन नहीं जानना है तो बस इतना याद रख लीजिए कि आपको जो भी अवयव दिया हुआ है तो उसमें आपको विकर्ण कौन सा लेना है, जो आपके, ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड, ये क्या है राइट हैंड, जो आपका लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जाता है वो वाला विकर्ण आपको लेना है। और रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, इस प्रकार के अवयवों वाले विकर्ण को आपको लेना रहता है। यहां पर भी सेम टू सेम आपका ऐसा ही केस है। आप देख सकते हैं यदि मैं 3x3 के किसी अवयव को लिखना चाहूं तो किस प्रकार से लिख सकता हूं आपके 3x3 के अवयव को, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें हम ये वाला विकर्ण भी ले सकते हैं और आपका हम ये वाला विकर्ण भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेते कौन सा, ये वाला विकर्ण, ये वाला नहीं लेते। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। लेकिन हम ये वाले विकर्ण को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं आप? क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के, हाँ एक एलिमेंट तो बराबर आ रही है, इसमें और इसमें बराबर आ रही है, लेकिन क्या इसमें बराबर है 1 और 3? क्या पंक्तियों संख्या स्तंभों की संख्या बराबर है? आपका उत्तर होगा नहीं। तो आपको विकर्ण कौन सा लेना है? आपको विकर्ण उन्हीं अवयव वाले विकर्ण को लेना है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो मैंने आपको रीजन भी समझा दिया कि दो विकर्ण होते हुए भी हम केवल जो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड वाला जो विकर्ण है उसी को क्यों लेते हैं। या फिर आप साधारण से याद रख सकते हैं कि विकर्ण अवयव वाले में जो आपका लेफ्ट हैंड से स्टार्ट हो रहा है और राइट हैंड तक जो आपका विकर्ण जा रहा है उस विकर्ण को हमें लेना है। जो आपका अगला अवयव है वो है आपका अदिश अवयव। अगला अवयव कौन सा है आपका? अदिश अवयव। अब अदिश अवयव क्या होता है? देखिए अदिश अवयव कैसा अवयव है? एक विकर्ण अवयव है। देखिए अदिश अवयव को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2 2 2 0 0 0 0 0 0। देखिए ये है आपका एक अदिश अवयव। इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका विकर्ण है, विकर्ण के अवयव को छोड़कर जितने भी अवयव हैं वे सभी तो क्या है? शून्य है। साथ ही साथ यहां पर विकर्ण के जो सभी अवयव हैं वो भी कैसे हैं? समान है। मतलब अदिश अवयव एक प्रकार का विकर्ण अवयव हुई है जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं और विकर्ण के अवयवों को छोड़कर से सभी अवयव क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका अदिश अवयव। चाहे तो यदि मैं लिखूं 3 3 3 0 0 0 0 0 0, ये भी कैसा है? अदिश अवयव है, क्योंकि इसमें विकर्ण के सभी अवयव समान है और उनके अतिरिक्त जितने भी अवयव हैं वो कैसे है? शून्य है। तो ये हो गया आपका अदिश अवयव। अगला है आपका तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, अगला अवयव क्या है आपका? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है? तत्समक अवयव भी एक प्रकार का विकर्ण अवयव है जिसमें विकर्ण के जितने भी अवयव होंगे उन सभी का मान कितना होगा? आपका 1 होगा। तत्समक अवयव एक ऐसा विकर्ण अवयव है जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे? 1 होंगे और इस विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका तत्समक अवयव। अब जो आपका अगला अवयव है वो है आपका शून्य अवयव। वो कैसा है आपका? अगला जो अवयव है उसका नाम क्या है आपका? शून्य अवयव। अब समझ आया कि शून्य अवयव क्या है? शून्य अवयव का अर्थ होता है एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव का मान क्या हो? शून्य हो। शून्य अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसके सभी अवयव का मान कैसा हो जाता है? आपका शून्य हो जाता है। शून्य अवयव कहलाता है। अगला प्रकार है अवयव का ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। देखिए ये क्या है? इसे समझाने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लेता हूं आपका 1 3 5 -6 -17 11/3 0 0 0। यह है आपका एक ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। इसमें एक बात गौर कीजिए, जो आपका विकर्ण है, ये आपका विकर्ण है, इस विकर्ण के नीचे के जितने भी अवयव है वे सभी क्या है? शून्य है।
यदि ऐसा होता है तो इसे कहा जाता है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। यहां पर गौर करने वाली बात है कि इस विकर्ण के नीचे के सभी अवयव तो शून्य हैं, लेकिन इस विकर्ण के अवयव शून्य नहीं है, साथ ही साथ इस विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य नहीं है। तो एक ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के नीचे के अवयव सभी कैसे हो, शून्य हो, तो इसे कहा जाता है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रकार है वो है आपका निचला त्रिभुजीय आव्यूह। बता सकते हैं ये कैसा आव्यूह होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब हम ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह की बात कर रहे थे तो इसमें विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या थे, शून्य थे। लेकिन निचला त्रिभुजीय आव्यूह में क्या हो जाएगा? निचला त्रिभुजीय आव्यूह में यह हो जाएगा कि विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो जाएंगे, आपके शून्य हो जाएंगे। 1 2 -6 -3 8 7 3 0 0 0। ये है आपका एक निचला त्रिभुजीय आव्यूह। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें विकर्ण के ऊपर के जितने भी अवयव है वे सभी क्या है, शून्य है, लेकिन विकर्ण के अवयव शून्य नहीं है और विकर्ण के नीचे के भी अवयव शून्य नहीं है। तो इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहा जाता है? आपका निचला त्रिभुजीय आव्यूह। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में हमने आव्यूह के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। मुख्यतः हमने आव्यूह के 9 प्रकार पढ़े। पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो जाते हैं, अदिश आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव समान होते हैं और विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो जाते हैं, तत्समक अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव एक होते हैं, उनका मान 1 1 1 होता है और विकर्ण के अवयव के ऊपर के तथा नीचे के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं। शून्य आव्यूह जिसके सभी अवयव का मान शून्य होता है। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह जिसमें विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं। निचला त्रिभुजीय आव्यूह जिसमें विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में आव्यूह के प्रकार के बारे में डिस्कस किया।